और हमारा नारा ही है कि छात्र संघ बहाल हो, छात्रवृत्ति अनिवार्य हो जी। इस मांग को लेकर आगामी 19 नवंबर को बागी बलिया से आगाज होगा। देखिए, विगत 6 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव पूरी तरीके से बंद है जी। बहुतेरे छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वो लोग या समाजवादी पार्टी के वो लोग जो छात्र सभा की उपज हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और समाजवादी पार्टी में भी हैं, उनसे कुछ आपने मांग नहीं की कि आप बलिया के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग तो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। हम सभी लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव को बंद किया है, हम लगातार सतत संघर्ष कर रहे हैं जी। और ये हर वर्ष संघर्ष होते रहे, लेकिन इस बार हम निर्णायक लड़ाई की तरफ आ चुके हैं जी। कि हम चाहते हैं आर या पार की लड़ाई जी। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं छात्र आंदोलनों की उपज प्रवीण कुमार सिंह जी। सबसे पहले तो प्रवीण जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी सभी दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद कि आपने पुनः एक बार अवसर दिया है। आपको तो बार बार बलिया की बात पे अवसर मिलता रहता है, फिर एक बार अवसर मिला है और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि लाग लपेट न करते हुए कि ये जो आपका कार्यक्रम है, जो प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट कूच, ये क्यों करना पड़ रहा है ऐसे बलिया में? देखिए, विगत 6 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव पूरी तरीके से बंद है जी। लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से लगातार हर एक प्रदेश के छात्र नेतागण और जितने छात्र हैं छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अलग अलग रूपों में लगातार संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे जी। लेकिन अब हम सभी ने इस चीज़ों से क्षुब्ध होकर यह तय किया कि इस बार हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे जी। और पूरे प्रदेश के छात्रों की मांग को लेकर जो बागी बलिया की तरफ से जी। एक आगाज होने जा रहा है कलेक्ट्रेट कूच के रूप में। आगामी 19 नवंबर बुधवार को हम सभी पूरे प्रदेश के छात्रों की मांग को लेकर छात्र संघ चुनाव बहाली और छात्रवृत्ति पर अनिवार्य कानून जी। क्योंकि छात्रवृत्ति पर अनिवार्य कानून की मांग इसलिए कि अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुतेरे छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते जी। बीच में छोड़ देते हैं जी। और आज उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति जो है अनुदान की राशि यानी अनुकंपा की राशि है जी। सरकार का मन होता है तो देती है, नहीं तो समाज कल्याण विभाग यह कह देता है कि हमारे पास बजट का अभाव है, आपके कागजों में त्रुटियां हैं और कई तो संस्थाएं फॉरवर्ड नहीं करती हैं हमारे दस्तावेज, तो उसके अभाव में भी हमारी छात्रवृत्ति रह जाती है छात्रों की जी। तो इसमें तो छात्र का कोई दोष नहीं, उसने तो फार्म भर दिया, सब समय अपना डॉक्यूमेंट दस्तावेज लाकर जमा भी कर दिया जी। लेकिन किसी विद्यालय ने फॉरवर्ड नहीं किया या फिर आपके पास बजट नहीं, तो ये किसका दोष है? जी। ये तो पूरे सिस्टम का दोष है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून के ही तरह तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी छात्रवृत्ति का अनिवार्य कानून बने और हमारा नारा ही है कि छात्र संघ बहाल हो, छात्रवृत्ति अनिवार्य हो जी। इस मांग को लेकर आगामी 19 नवंबर को बागी बलिया से आगाज होगा और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को रखेंगे पत्र के माध्यम। जी जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप अभी 19 नवंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ये धरना प्रदर्शन, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों की कई मर्तबा बात हुई है छात्र संघ बहाल करो कार्यक्रम को लेकर, आपने मुखर रूप से अपनी बात रखी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि विगत हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं छात्र संघ के, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, लेकिन ये अभी क्यों ऐसा आन पड़ा कि प्रवीण जी ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? इससे पहले भी कर सकते थे। नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार शिक्षा की जड़ों को उसने खोखला किया है जी। सबसे पहली मर्तबा तो उसने छात्र संघ पर ताला लगाया और उसके बाद गलत शिक्षा नीति पूरे देश में थोपा, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में थोप दिया। आज गलत शिक्षा नीति के कारण आप ग्रामीण परिवेश में जितने महाविद्यालय हैं उसमें देखिए पढ़ने वाले लड़कों की संख्या दिनों दिन घट रही है क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चों के हिसाब से अभी भी कॉलेजों की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और न ही महाविद्यालयों में शिक्षकों प्रोफेसरों की पूर्ति हुई है। तो उस अनुपात में पढ़ाई पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। अभी भी जाएंगे सारे महाविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो गई और लगातार ये मई जून तक चलेंगी जी। तो आप क्लासेस चलने का टाइम कहाँ दे रहे हैं और न आपका प्रोफेसर क्या पूरी संस्थाओं को बच्चों को पढ़ा सके। ये गलत शिक्षा नीति खामियाजा आज पूरे छात्र भुगत रहे हैं। आप यह भी देखिए कि जो छात्र आज लगातार महाविद्यालयों में जा रहे थे, महंगी शिक्षा दिनों दिन होती जा रही है, बाजारीकरण के दौर शिक्षा गुजर रही है जी। और जो सरकारें कापी कलम और किताब पर टैक्स लेने में हमसे भेदभाव तो नहीं करती हैं, लेकिन ये सरकारें किसी को छात्रवृत्ति देने में निश्चित तौर पर आज के दौर में भेदभाव कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जब आप हमसे बराबर टैक्स लेते हैं,
तो हमें छात्रवृत्ति भी पूरी तरीके से अनिवार्य रूप से दिया जाए। और रहा सवाल छात्र संघ के प्रति संघर्ष का, तो हम सभी लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव को बंद किया है, हम लगातार सतत संघर्ष कर रहे हैं और ये हर वर्ष संघर्ष होते रहे। लेकिन इस बार हम निर्णायक लड़ाई की तरफ आ चुके हैं कि हम चाहते हैं आर या पार की लड़ाई हो। और इसी के क्रम में हम सभी बड़े व्यापक तौर पर 15 से 20 दिन से ही हम लोग लगातार जनपद के कोने कोने जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं और अभी तक करीब 30 से 35 छात्रों से संवाद हम कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख पार छात्रों से संवाद करें, क्योंकि किसी भी आंदोलन को करने से पूरे यदि अभियान चलाकर जागरूकता फैलाकर संवाद किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुद्दों की प्रासंगिकता बढ़ती है या छात्रों के जहन में समझ आता है कि हमारी बात कोई कह रहा है, कोई लड़ने जा रहा है। तो इससे हमारी लड़ाई को एक बड़ा आत्मबल भी मिलता है और एक बड़ा जन समर्थन मिलता है। हम छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनकी बात को बता रहे हैं कि आपके साथ किस तरीके से नाइंसाफी हो रही है, छात्र हमारे मुद्दों से सहमत हो रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आश्वासन भी दे रहा है और इस मुद्दों के प्रति वो यह कह रहे हैं कि हाँ हमारी कोई बात अब कहने वाला आ गया है। तो हम चाहते हैं कि इस बातों को साथ में लेकर इन तमाम छात्र भावनाओं को, जन भावनाओं के साथ छात्र भावनाओं को एकत्र करके हम कलेक्ट्रेट कूच के माध्यम से एक बड़ी गहरी चोट देने जा रहे हैं, अपनी मांगों को पूरी तरीके से सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं। और इस दौर में यदि कलेक्ट्रेट कूच जैसे एक अभियान की सार्थकता नहीं बनेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ा गहरा संकट होगा और पूरी तरीके से शिक्षा बाजारीकरण की आग में झुलस जाएगी। जी। अगला सवाल ही यही था मेरा। मैं जहाँ तक देख पा रहा था, मैं बिहार चुनाव में व्यस्त था, उस समय आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख पा रहा था कि आप लगातार अन्य महाविद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं से मिल रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर? ग्रामीण क्षेत्र है हम लोगों का बलिया जिला, तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं, इन पे कितना असर पड़ रहा है आपके इस प्रदर्शन? बहुत गहरा असर पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पर। तो समझिए कि उनके दिल की बात हो रही है जी। पहली मर्तबा कोई आंदोलन उनके दिल की बात कर रहा है जी। हमारे ग्रामीण परिवेश में कोई उद्योग धंधा नहीं है पूरे बलिया जनपद में जी, बिल्कुल। तो हमारे जीविकोपार्जनता का मुख्य साधन है कृषि, और वो भी कृषि कभी बाढ़ से प्रभावित रहती है तो कभी सूखे से प्रभावित रहती है, कभी हमारे खेत साहब कट कर नदी में विलीन हो जाते हैं। और तो और आपने देखा होगा बीते दिनों मोथा चक्रवात ने हमारी खड़ी फसल जायदाद को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। उसके बाद भी हमारे माता पिता की जीवटता देखिए कि हमें पढ़ने के लिए अपने बाल बच्चों को संस्थाओं में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं अपना पेट काट कर जी। तो यदि छात्रवृत्ति एक अनिवार्य होता है, सबको छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से मिलता है, तो उन बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो कम से कम फीस भरने के लिए, यदि कोई बचपन में गरीब परिवार की बच्ची या बेटा या बेटी सपना देख लेता है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, तो एक मोटी फीस देखता है जब उस संस्थाओं की, उस पढ़ाई की, उस कोर्सेज की, और अपने परिवार के आर्थिक पृष्ठभूमि को देखता है तो अपने सपनों समझौता करने लगता है जी, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि छात्रवृत्ति पर जब अनिवार्य कानून रहेगा तो पहले सेमेस्टर की फीस भर लेगा और छात्रवृत्ति आएगी तो अगले सेमेस्टर की भी फीस भर लेगा। इस तरीके से परस्पर ये फीस भरने का क्रम चलता रहेगा और उसकी पूरी पढ़ाई जो निःशुल्क होती जाएगी हो जाएगी। एक तरह से देखे तो रहने की अपनी व्यवस्था जुगाड़ जुगाड़ से कर ही लेता है हर छात्र। तो ये एक कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी ये मांग हम लोगों ने रखी है जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए मूलतः लाभान्वित करने वाली विषय है जी। तो हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से छात्रवृत्ति अनिवार्य हो और ये उनके हक की बात हो रही है, ग्रामीण परिवेश के विशेष तौर पर हक की बात हो रही है। और आज दुनिया के जितने देश हैं जी, वो चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, चाहे जितने जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जितने देश हैं, वर्तमान चाइना है, इन लोगों ने आज विकसित होने का दावा कर रखा है। तो ये केवल शिक्षा पर निवेश का उदाहरण है। तो जो सरकारें इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करती हैं तो बिना शिक्षा पर निवेश किए साहब इस देश को कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे? तो निश्चित तौर पर जब पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर रहे हैं तो इस छात्रों को एक छात्रवृत्ति आप देने में संकोच कर रहे हैं साहब, ये कैसे आप देश को बढ़ा रहे हैं? किस विश्वगुरु भारत की परिकल्पना आप साकार करने की बात करते हैं साहब जी? अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि आप बलिया जनपद से समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। उसके बाद से मैं देखा हूँ कि अदर जो भारतीय जनता पार्टी है या बसपा के लोग हैं उनसे भी आपकी अच्छी खासी पैठ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के वो लोग या समाजवादी पार्टी के वो लोग जो छात्र सभा की उपज हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और समाजवादी पार्टी में भी हैं, उनसे कुछ आपने मांग नहीं की कि आप बलिया के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग तो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। देखिए, छात्र संघ से जो भी व्यक्ति निकलता है उसकी एक राजनीतिक परिपाटी होती है और उसकी एक राजनीतिक समझ होती है कि जो धरातल समझ जिसको कहते हैं जी। लेकिन जब वो दलों के अंदर जा रहे हैं और
ऊंचे पदों पर आसीन हो रहे हैं, विधायक, मंत्री, सांसद के पद पर, जी। तो निश्चित तौर पर उन्हें जनहित की बात करनी चाहिए और छात्र हित की तो विशेष तौर पर बात करनी चाहिए, जो छात्र संघ ने उन्हें उपज देकर एक बड़े पैमाने पर मकाम हासिल करा है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी बात को नहीं कर पा रहे हैं। जी, आपके समाजवादी पार्टी में भी है, सिर्फ पत्र लिखकर छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए, क्यों आपके प्रदर्शन में आ नहीं सकते हैं? वो बिल्कुल आएंगे। समाजवादी पार्टी का ही प्रदर्शन है, छात्र सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, उसका ही प्रदर्शन है, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे। हम सक्रिय राजनीति में हैं, जो पदाधिकारी बड़े बड़े पदों पर हैं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे, निश्चित रहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं छात्र सभा के, और तमाम जो नौजवान हैं, बड़े नेताओं का समर्थन है और सभी लोग भी आ रहे हैं। और रहा सब समाजवादी पार्टी का, तो आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया ने ये तय कर रखा है और आश्वासन दे रखा है, और इसका मुझे कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने पहले भी कह रखा है कि जब भी हम सरकार में पहली कलम तो चलेगी छात्र संघ पर चलेगी कि छात्र संघ बहाल। और इसका उदाहरण आपको 2003 में, 2012 में और आने वाले समय में 2027 की सरकार बनने के बाद आपको दिख जाएगा। उसके इतर हमने विपक्ष में रहकर इस छात्र संघ के मुद्दे पर क्या किया, यह भी सवाल बनता है। इसके इतर आप जाएंगे तो देश के राज्यसभा में हमारे सांसद आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने, जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने छात्र संघ बहाली की मांग रखी है। उसके इतर आप जाएंगे तो लोकसभा में, नई लोकसभा में आदित्य यादव जी ने पहली भाषण जो छात्र संघ पर दिया, खुलकर बात कही कि छात्र संघ बहाल कर दी जाए। आप विधानसभा में, हमारे नेता ने खुद कहा कि हम आते ही विधानसभा में इस बात को कि हम आएंगे तो छात्र संघ बहाल करेंगे। उसके बाद विधान परिषद में आप जाइए तो यहाँ से स्नातक MLC हैं आशुतोष सिन्हा जी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी यादव जी ने पूरी तरीके से इस पर स्पष्ट किया कि हम छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं और छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। तो चारों सदन में और सड़क पर हमने राजभवन भी घेरा है, विधानसभा का भी घेराव किया, छात्र सभा ने। उसके बाद आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर लगातार कई सारे संघर्ष कर रहे हैं। निर्णायक लड़ाई कलेक्टेड कूच की तरफ बढ़ रहा है समाजवादियों की। तो समाजवादियों का तो पूरा स्पष्ट है कि हम छात्र संघ चाहते हैं। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि समाजवादियों का तो स्पष्ट है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे कुछ नेताओं की, वो उसके बारे में आप थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने नैतिक रूप से अपने आप को खत्म कर रखा है। जो छात्र संघ, यूँ कहे कि राजनीति में जिसने हमें जन्म दिया, तो यूँ तो हमारी राजनीतिक माँ है छात्र संघ, और उसे बेड़ियों में जकड़ के रखा है। तो निश्चित तौर पर अपनी माँ को बेड़ियों में जकड़ कर रखने वाले लोग अपनी माँ को बेड़ियाँ नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक हार है और नैतिक रूप से उनका राजनीतिक पतन दिखाता है। जी, अब आखिरी सवाल होगा प्रवीण जी कि जो ये आपका कार्यक्रम है कलेक्ट्रेट कूच, ये 19 नवंबर को आयोजित किए हैं आप लोगों ने, क्या लगता है आपको? दिल पे हाथ रखकर बताइएगा कि क्या ये प्रदर्शन उस मुकाम को हासिल कर पाएगा, उस मंजिल को हासिल कर पाएगा जिस मंजिल की ओर आप लोग लगातार, हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से लगातार आप लोग संघर्षरत हैं। आंदोलन हर कोई नहीं करता है। जी बिल्कुल। आंदोलन एक बड़ा अभियान और बड़ी सोच होती है, ताकत होती है अपने आप में, और कोई आंदोलन इस दुनिया का आज तक विफल नहीं हुआ है। किसी भी दुनिया के आंदोलन को पढ़ेंगे, और हमारा आंदोलन तो आज ही सफल हो गया है कि हमने 35,000 छात्रों के बीच जाकर अपनी बात कही और आपके माध्यम से संवाद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी लाखों नौजवान देखेंगे और जागरूक होंगे। तो ये तो आंदोलन आज ही सफल हो गया। आने वाले समय की तो बात ही छोड़िए, तो आज ही ये सफल हो गया कि लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए, उनको हम लोगों ने जागरूक कर दिया। तो हमारी सफलता तो इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि हमने लाखों नौजवानों को जागरूक किया, उन्हें बता दिया कि आपके मुद्दे की बात ही आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, छात्र संघ न होने की वजह से आपका आर्थिक दोहन हो रहा है, आपके मुद्दे की बात करने वाले लोग मर चुके हैं, आपके सवाल पर जो बुनियादी सवाल है उस पर नई शिक्षा नीति को थोप कर वो शिक्षा की जड़ों खोखली की जा रही है, छात्रवृत्ति आपको न देकर आपके गरीब के हाथ से कलम छीना जा रहा है, गरीब झोपड़ियों से किताब हटाया जा रहा है। जो नौजवान बचपन में नौनिहाल सपना देखते हैं डॉक्टर इंजीनियर बड़ी पढ़ाई करने का, उन नौजवानों के सपनों का गला घोटा जा रहा है। तो ये तो हम आज ही जागरूक करके बता दिया, और ये सफलता का बड़ा मकाम है। इससे बड़ा सफलता का परिणाम क्या होगा जब लाखों छात्रों को आपने बता दिया। तो ये 19 तारीख तो एक महज औपचारिकता बची है, तो हमने अपना काम कर दिया, इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इससे और बेहतर परिणाम होंगे। और हम आपको बता दें कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की लड़ाई के साथ साथ हम लोगों ने विधिक लड़ाई भी लड़ी है, और कल ही हम लोगों ने 173(4) के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों को नोटिस भेज रखा है कि जो महाविद्यालय छात्रों से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संघ चुनाव कराने के एवज 100 रुपया, कहीं के महाविद्यालय 80 रुपया शुल्क लेते हैं, और 6 साल से जब छात्र संघ बंद है तो आपके पास एक मोटा रकम
वसूला गया है जी। तो उसका दुर्विनियोग हो रहा है जी। यहाँ दुरुपयोग शब्द मैं इसलिए हासिल नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग जब अपने हित में आप किसी कार्य को किसी धन को उपयोग करते हो दुरुपयोग कहा जाता है। लेकिन जैसे कि आप समाज हित में या फिर जब तक आपको स्पष्ट नहीं होता है किसी रुपए के उपयोगिता को तो दुर्विनियोग की श्रेणी में आता है। दुर्विनियोग भी अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए हम लोगों ने 173(4) के तहत मुकदमा दाखिल कर दिया है। सबको नोटिस जा चुका है। आपको मैं इसका प्रति भी दे दूंगा न्यायालय का और सभी आने वाले समय जवाब देंगे। मुकदमा दर्ज होगा, सभी लोग जवाब देंगे इस पर। तो विधिक लड़ाई भी हो रही है, लोकतांत्रिक लड़ाई भी हो रही है और आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन को आपको रूबरू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे पूरे प्रदेश में। जी। बलिया की बात की पूरी टीम की तरफ से इस आंदोलन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।